हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम लेकर के आ गए हैं क्लास 1 to 5 के लिए सामान्य अध्ययन सामान्य विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो आपके NCERT और SCERT से संबंधित है। और ये टेस्ट नंबर दोस्तों आपका होने वाला है 56 नंबर। ठीक है, ये टेस्ट नंबर दोस्तों आपका है 56, जहां से आपके सवाल दोस्तों एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टेस्ट है, तो पूरा आप देखिएगा, काफी मजा आएगा, है ना जी। 50 सवाल महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित आपको बहुत सारे सवाल आपको रिवीजन भी करवाते हुए हम चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और अगर आपको PDF नोट्स चाहिए, अगर 1 to 5 और क्लास 9 10th के लिए सामाजिक विज्ञान के लिए, है ना, सामाजिक विज्ञान जो 9 10th में है उसके अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पूरी तैयारी हमारे यहाँ चल रही है। 1 to 5 की भी आपको मिल जाएगी, 9 10th की मिल जाएगी मात्र 251 में दोस्तों। तो आज है टेस्ट नंबर आपका 56। इसके पहले 55 टेस्ट आपका हो गया है ना जी। ये नंबर है जहां आपको मैसेज करना होगा 78 57 82 43 10 251 पे करके, फिर आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे। कैसे मिलेगा? तो ऑनलाइन आपको पे करना होगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से। 50% ऑफ कर दिया गया है। 499 चार्ज था इसमें, आपको पता होगा, है ना। मात्र अभी 251 कर दिया गया है। तो आप ऑनलाइन पे करके इसी नंबर व्हाट्सएप पर हमको स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको दोस्तों सारे मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बिना समय गंवाते हुए आज का पहला सवाल कह रहा है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किससे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है दोस्तों? तो प्रकाश वर्ष द्वारा दोस्तों किसे मापा जाता है? तो दूरी को मापते हैं, सभी को पता होगा, है ना, कि प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है जी? तो आपका दूरी मापा जाता है प्रकाश वर्ष से, है ना। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है बउआ, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएगा 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। ठीक है जी, 15 मीटर हो जाएगा आपका, ये होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। ये कई बार पूछा गया है भाइयों, याद रखिएगा, है ना। अगर पूछा जाए कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है भाई साहब, तो वो होती है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। ठीक है, क्या होती है? पारसेक होती है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना जी। चलिए तो अगला प्रश्न पे चलते हैं, आपका दूसरा नंबर सवाल। वीडियो को एक बार थोड़ा सा ढिंचक वाला लाइक कर दीजिएगा, और सभी लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। प्रश्न है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है बच्चवा। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कौन सा यहाँ पर दोस्तों आधारित नहीं है? हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी, ओडोमीटर या लेक्टोमीटर? क्या होगा भाई साहब? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, जो नहीं पूछ रहा था ना, तो आंसर हो जाएगा आपका ओडोमीटर। ठीक है, ओडोमीटर जो है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं होता है। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत जो किससे संबंधित होता है? तो उत्प्लावन बल से संबंधित होता है आपका। ठीक है, उत्प्लावन बल से संबंधित होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत दोस्तों। आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर नंबर आपका C हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न चलिएगा, आपका थर्ड नंबर सवाल है कि पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप क्या है? बताइए, पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप जो है वो है आपका दोस्तों सुक्रोज। ठीक है जी, क्या हो जाएगा? सुक्रोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका D हो जाएगा, सुक्रोज। सुक्रोज जो है ये डाइसैकेराइड्स होता है दोस्तों आपका सुक्रोज। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर जी, बिल्कुल D नंबर। ठीक है, चलिए फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहा जाता है, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर की, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? जी हाँ, तो आपके हड्डी कैसे मजबूत होंगे? क्या चीज के लिए आवश्यक है दोस्तों? हड्डी के लिए क्या आवश्यक है? कैल्शियम जरूरी है, या फिर आपका सल्फेट, जिंक या आयरन? तो ये तो काफी आसान सवाल है ना जी। अगर आपको हड्डी मजबूत करना है भाई साहब तो कैल्शियम आपको लेना पड़ेगा। आपके बॉडी में कैल्शियम होनी चाहिए प्रचुर मात्रा में, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो A नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हड्डी के निर्माण में कैल्शियम
प्रोटीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन डी, है ना, पोटेशियम, फ्लोराइड जैसे पोषक तत्व जरूरी है। ठीक है ना। चलिए भाई साहब अगला सवाल देख ले। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर, डिटर्जेंट किसे कहा जाता है। अब डिटर्जेंट किसे कहिएगा आप, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट जो है वो साबुन रहित साबुन होता है। ठीक है, साबुन रहित साबुन होगा आपका डिटर्जेंट कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। अपमार्जक का निर्माण जो यानी कि डिटर्जेंट का जो साबुन का निर्माण होता है, यह वसा, तेल अथवा पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है। फटाफट जवाब देते चलिएगा। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कह रहा है दोस्तों। और कल ही दोस्तों चंद्रयान 3 आपको लॉन्च किया गया है ना। अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, चंद्रयान 3 के बारे में बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। एक आध सवाल आपको जरूर पूछा जाएगा करंट अफेयर के रूप में आपको चंद्रयान 3 से आपका। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया कल यानी कि 14 जुलाई को दोस्तों। ठीक है, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। 2:35 पर इसको लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को आपका। ठीक है, और चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था, तो चंद्रयान 3 था। चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था 2019 में, जो आपका असफल हो गया था दोस्तों, है ना। सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया था, है ना, और वो हार्ड लैंडिंग हो गया था। इसके कारण वो जो उसका सारा सिस्टम ही था वो खराब हो गया होगा, है कि नहीं। तो अब देखिए कोशिश किया गया है कि चंद्रयान 3 को, है ना, दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराया जाए और उसके बारे में पता लगाया जाए वहाँ के क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपको कल हुआ था दोस्तों ये लॉन्च, 14 जुलाई, डेट भी याद रखिएगा, है ना। याद रखिएगा कहाँ से लॉन्च हुआ था, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था। ठीक है जी। चलिए इसके बारे में और भी बहुत सारा जानकारी आपको मिल जाएगा, तो जरूर उसका जानकारी आप रखिएगा। इसरो के बारे में, है ना, एक आध सवाल जरूर पूछेगा आपको एग्जाम में, फिक्स है कि यहाँ से एक सवाल पूछेगा। तो यहाँ प्रश्न है कि चंद्रमा से पृथ्वी की जो बीच की दूरी है वो 3,84,000 किलोमीटर है ना। 3,84,000 किलोमीटर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। 3.8584 गुणित 10 के पावर 5 किलोमीटर। ठीक है जी, आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर वाला ए नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर होगा आपका 7 नंबर। कह रहा है कि ये किस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न करने के लिए पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, क्या होगा, है ना। किस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न करने के लिए पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन है विस्फोट, ऑक्सीकरण, दहन और अपचयन। 7 का आंसर क्या होगा दोस्तों, जो बताइएगा आप लोग जी। 7 का राइट आंसर सभी लोग बताइए जल्दी से, इसका क्या होगा। देखिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दहन, है ना। यानी कि दहन जो है रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न करने के लिए पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है आपका। देखिए कोई किसी भी चीज़ों को जलाने के लिए दोस्तों ऑक्सीजन तो जरूरी है ना, बिना ऑक्सीजन के तो उसमें आग ही नहीं लगेगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं, सवाल नंबर आपका 58 कह रहा है। 58 नंबर सवाल है दोस्तों कि भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। बताइए दोस्तों, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, वो इसका आंसर क्या होगा, किससे प्राप्त होता है। तो दोस्तों भ्रूण को एक विशेष ऊतक गर्भनाल की सहायता से दोस्तों, है ना, गर्भनाल की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। यानी कि जो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा, है ना। जो बच्चों को पोषक प्राप्त होता है वो गर्भनाल के माध्यम से ही होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से, आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। बताइए गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है वो किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन में आपको दिखा दूं, ऑप्शन है आपका वजन और इसकी स्थान, द्रव्यमान और इसकी स्थान, द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और त्वरण। तो क्या होगा दोस्तों आपका 11 का आंसर।
है ना। 11 का आंसर क्या होगा, सॉरी 9 का आंसर ना, 11 नहीं 9 का आंसर क्या होगा, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भाई साहब द्रव्यमान और वेग, है ना। गतिशील वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है ना। काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, हाफ mv², है ना। ये तो फॉर्मूला आप पढ़े ही होंगे, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा जाता है। किस पौधे को, तो एम्फीबियन पौधों को। ऑप्शन है टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा या जिम्नोस्पर्म या फिर थैलोफाइटा। दोस्तों एम्फीबियन जो पौधा है इसको किस समूह में रखेंगे तो राइट आंसर क्या होगा आपका, आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा, ठीक है। इसको किस में रखेंगे, ब्रायोफाइटा में रखेंगे, आपको याद रखना है, ठीक है। एम्फीबियन पौधों को ब्रायोफाइटा समूह में रखा जाता है। ब्रायोफाइटा समूह को दोस्तों वनस्पति जगत का आपको एम्फीबिया वर्ग भी कहते हैं आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट नंबर है आपका 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी वस्तु द्वारा, है ना, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। दोस्तों है ना, क्या कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी है वो कितनी है, शून्य है ना। आप कोई भी दूरी तय नहीं किए, शून्य है, तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा ये कह रहा है। ऋणात्मक होगा, जीरो होगा, धनात्मक होगा, या जीरो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। 11 का आंसर क्या होगा भाई साहब, तो इसका नहीं आप दूरी तय किए हैं, है ना, शून्य दूरी तय किए तो वस्तु का विस्थापन भी आपका जीरो ही होगा, है ना। वस्तु का विस्थापन भी क्या होगा, शून्य ही होगा। आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसमें कोई भी सोचने वाला नहीं है। अगला प्रश्न चलिएगा आपको 12 नंबर प्रश्न, है ना। 12 नंबर सवाल कह रहा है कि बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। बढ़ते भ्रूण धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है। ऑप्शन है योनि या फिर गर्भाशय, ग्रीवा या अंडाशय या फिर गर्भाशय, ठीक है। बायोलॉजी से दोस्तों आपको ज्यादा सवाल पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो बायोलॉजी के सवाल आप ज्यादा थोड़ा सा हल करिएगा, ठीक है। हर एक एग्जाम में बायोलॉजी से ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा गर्भाशय, ठीक है। यानी कि बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली द्वारा, है ना, प्रणाली का गर्भाशय हिस्सा अपने आप को तैयार करते रहता है ना। आंसर हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ से आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर कह रहा है कि 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, है ना। कितने डिग्री पे कह रहा है भाई, तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर कह रहा है कि जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। गैस में रहेगी, ठोस हो जाएगी, द्रव्य हो जाएगी या आयनिक हो जाएगी। देखिए 12 डिग्री टेम्परेचर पर कह रहा है दोस्तों, है ना। 12 डिग्री टेम्परेचर पर जल की भौतिक अवस्था द्रव्य में रहेगी, है ना। जीरो करिएगा तब ना वो जमेगा, है ना। 0 डिग्री पर करिएगा तो वो जल जाएगा, जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा। और 100 डिग्री पर करिएगा तो क्या होगा, जल खौलने लगेगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, द्रव्य अवस्था में रहेगा, सी नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है। 0 डिग्री पर बर्फ बन जाएगा, 100 डिग्री पर वो खौलने लगेगा आपका। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आपका। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर आपका 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दोनों वस्तुओं के मध्य, है ना, दो वस्तुएं हैं तो दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है ना। दो वस्तु है और दोनों वस्तुएं के जो मध्य दोस्तों बल जो है हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के अनुसार है। तीसरा नियम, दूसरा नियम, प्रथम और दूसरा नियम या प्रथम नियम। 14 का आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा तीसरा नियम, ये कहता है आपका, ठीक है। दोनों वस्तुएं के मध्य का बल जो है हमेशा बराबर और विपरीत होगा। यह विचार जो है ये न्यूटन के गति के तीसरा नियम में दिया गया है, आपको पता होगा, ठीक है। चलिए न्यूटन के दूसरे नियम में बल का व्यंजक प्राप्त होता है और ये तीसरा नियम है आपका। अगला सवाल है दोस्तों कि बर्फ का घनत्व, है ना, पानी के घनत्व की तुलना में क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो बर्फ का घनत्व होता है ये पानी के घनत्व के तुलना में क्या होता है, कम होता है, नगण्य होता है, अधिक होता है या बराबर होता है। 15 का आंसर क्या होगा। देखिए बर्फ का घनत्व जो होता है पानी के घनत्व की तुलना में दोस्तों कम होता है। यही कारण है कि जो बर्फ होता है पानी के ऊपर क्या होता है, तैरते रहता है आपका, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका कम होगा, है ना। बर्फ का घनत्व जो होता है वो पानी से कम होता है, यही कारण है कि वो तैरते रहता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका
और जो अब जब कभी आप देखिएगा बर्फ को तैरते हुए दोस्तों, तो साधारण जल में बर्फ का है ना 1/10 भाग होता है बर्फ के जल के ऊपर रहता है ना, 1/10 भाग जो है ये जल के ऊपर रहेगा, याद रखिएगा। और दोस्तों जो आपका 9/10 भाग है ये जल के नीचे रहता है, ठीक है, 9/10 भाग है दोस्तों ये जल के नीचे रहता है ना, और मात्र 1 भाग जो है ये जल के ऊपर रहता है आपका, ठीक है। ये डूबा हुआ रहता है, थोड़ा सा आपका ऊपर रहता है, मात्र आपको पता होगा। अगला प्रश्न नहीं पता है दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, ये सब सवाल थोड़ा सा पूछा जाता है कभी कभी। अगला निम्नलिखित में से कौन सी मूल इकाई नहीं है, बताइए। वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक तो कर दीजिएगा, जितने लोग देख रहे हैं ना एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, है ना। चलिए प्रश्न है कि मूल इकाई नहीं है, कौन सा मूल इकाई नहीं है। ऑप्शन है कंडेला, मोल, एम्पियर या रेडियन। देखिए रेडियन जो होता है दोस्तों ये मूल इकाई नहीं होता है। रेडिया क्या है, तो रेडियन जो है ये पूरक राशि है आपका, ठीक है। रेडियन क्या है, तो एक पूरक राशि है ना, याद रखिएगा, है ना। मूल मात्रक की संख्या जो होती है वो आपकी 7 है। कौन कौन, तो लंबाई है, लंबाई का इकाई क्या होगा, मीटर होगा। समय है तो समय का सेकंड हो जाता है। द्रव्यमान है तो उसका किलोग्राम हो जाएगा। ताप का केल्विन हो जाएगा। विद्युत धारा एम्पियर हो जाएगा। और ज्योति तीव्रता का आपका कैंडेला हो जाएगा। और पदार्थ की मात्रा का आपका मोल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है जी। तो यहाँ पर रेडियन जो है दोस्तों ये आपका मूल इकाई नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है आपको 17 नंबर, कह रहा है कि हमारे भोजन में मौजूद हरी और पीली सब्जियां ज्यादातर हमें भोजन के रूप में कौन सा तत्व प्रदान करती है। जी हाँ, हरी सब्जी और आपका पीली सब्जी। तो हरी सब्जी और पीली सब्जी है ना, हमको क्या मिलता है ना, डेली खाते हैं, तो इससे आपको क्या मिलता है भाई साहब। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पोटेशियम मिलता है। क्या मिलता है जी, तो इससे आपको पोटेशियम मिलता है, यानी कि हमारे आहार में मौजूद हरी और पीली सब्जियां ज्यादातर हमें भोजन के रूप में पोटेशियम प्रदान करते हैं, ठीक है, याद रखना है। देखिए अगर आपको हमारे भोजन में मछली और लीवर से प्राप्त होता है दोस्तों जिंक, है ना, जो मछली का जो लीवर होता है वहां से हमको मिलता है जिंक, याद रखना है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है 18 नंबर की, कह रहा है दोस्तों कि अधिक खाली स्थान वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। तो अधिक वेग वाला या अधिक आयतन वाला या फिर अधिक त्वरण वाला या अधिक द्रव्यमान वाला। 18 का आंसर क्या होगा भाई, देखिए अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जो जड़त्व होगा दोस्तों वो होगा अधिक, है ना। तो अधिक के जगह पे अधिक के बाद क्या आ जाएगा, द्रव्यमान, है ना। अधिक द्रव्यमान वाली जो वस्तु होगी, है ना जी, उसका जड़त्व क्या होगा, तो अधिक होगा। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, है ना। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर। 19 नंबर क्या है प्रश्न, बताइएगा। निम्न में से कौन सी गैस अत्यधिक जहरीली, गंधहीन और स्वादहीन और रंगहीन है दोस्तों, है ना। वो कौन सी गैस है जो जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन है, वो गैस कौन सी होगी। आंसर क्या होगा आपका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मीथेन। आपका क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइएगा। 19 का आंसर आपका क्या होने वाला है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ये अत्यधिक जहरीली है, गंधहीन है और रंगहीन और स्वादहीन होता है आपका, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड को रक्त में घुलने की क्षमता सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रंगहीन एवं गंधहीन गैस है आपका। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा 20 कि कौन सा खतरनाक पदार्थ फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकता है दोस्तों। तो जो फेफड़ों के कैंसर का कारण बनता है वो है अब्रख के कण, है ना। क्या हो जाएगा जी, अब्रख के कण हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब्रख का जो कण होता है दोस्तों ये फेफड़े के कैंसर का कारण बनता है ना, इसीलिए इससे हमको दूर रहना चाहिए। देखिए कैंसर रोग के लिए और भी बहुत सारा कारण है आपका, तंबाकू सेवन, है ना, एक्स किरण होता है, नाभिकीय विकिरण होता है, ये सारे चीजों से भी आपको कैंसर रोग होता है, ठीक है। अगला सवाल है आपका 21 नंबर। प्रश्न है कि किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी से प्रदान करता है। क्या होगा दोस्तों, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों, है ना, ये कह रहा है कि कौन सा तेजी प्रदान करता है, तो वो हो जाएगा अभिकेंद्री बल को तेजी प्रदान करता है। किसको, तो अभिकेंद्री जो बल है इसको तेजी प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, ठीक है जी।
चलिए अगला सवाल है आपका 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि पौधों के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है ना? तो कौन सा चीज है जो पौधे के बीच में एक खाद्य भंडार का कार्य करता है? तो आपका 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बीज पत्र, है ना? बीज पत्र जो है ये पौधे के बीच में खाद्य भंडार का कार्य करता है ना? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आपका। ठीक है, चलिए एक देखिए कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों कि द्विबीजपत्री पौधा कौन कौन से, है ना? द्विबीजपत्री पौधा के बारे में कभी कभी पूछता है, तो याद रखिएगा कि द्विबीजपत्री पौधा जो है जैसे कि सेव है ना? सेव के बारे में एग्जाम पे कई बार पूछा गया है कि सेव मतलब किस प्रकार का पौधा है, तो द्विबीजपत्री पौधा है आपका। ठीक है, सेव हो जाएगा, शलजम हो जाएगा, कपास हो जाएगा आपका। ठीक है, ये द्विबीजपत्री हो जाएंगे। अगर कभी कभी पूछता है एक बीजपत्री, तो एक बीजपत्री हो जाएगा, जैसे लहसुन है आपका, प्याज है, खजूर है। ठीक है, ये सब एक बीजपत्री है। अगला सवाल देखिएगा आपका 23 नंबर सवाल है कि वसा के पाचन में, है ना? प्रश्न है कि वसा के पाचन में आहार नाल के अंगों से स्रावित किस रस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई साहब, तो बताइएगा, है ना? तो वसा के पाचन में आहार नाल के अंगों से स्रावित किस रस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? 23 का आपका आंसर हो जाएगा पित्त रस और अग्नाशय रस, है ना? पित्त रस और क्या हो जाएगा? अग्नाशय रस। ये आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर आपका। ठीक है, पित्त का स्राव कहां से होता है? तो पित्त का जो स्राव होता है ये यकृत से होता है दोस्तों। ठीक है जी, पित्त का स्राव कहां से होता है? यकृत से होता है आपका। और पित्त जो है ये पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य है। पित्त का पीएच मान याद रखिएगा 7.7 है पित्त का पीएच वैल्यू, है ना? ये क्षारीय होता है, 7 से जैसे ही बढ़ेगा तो ये क्षारीय हो जाएगा और 7 से कम रहेगा तो ये अम्लीय रहेगा। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं है? बताइए, प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं है ना? तो सोयाबीन है, सोयाबीन में तो जबरदस्त प्रोटीन है आपका। गेहूं है, मछली है, चना है, मछली में भी आपका प्रोटीन है, चना में भी प्रोटीन है दोस्तों। देखिए गेहूं में दोस्तों प्रोटीन नहीं है ना? आंसर हो जाएगा आपका गेहूं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी ठीक हो जाएगा। यहाँ से गेहूं आपका राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं में जो प्रोटीन की मात्रा है वो है, लेकिन ज्यादा नहीं है, 11.5% है इसमें प्रोटीन। ठीक है ना? लेकिन अगर सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में दोस्तों 42% आपका प्रोटीन है आपका। ठीक है, और मानव शरीर का लगभग 15% प्रोटीन से निर्मित होता है। ठीक है, हमारा बॉडी आपका, है ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 25 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसे एक संकेतक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? तो एक संकेतक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है दोस्तों, वो आपका क्या होगा? आंसर क्या होगा 25 का? तो वो हो जाएगा साधारण नमक, है ना? साधारण नमक आप घर में तो सबके घर में होगा, है ना? बिना नमक के तो काम चल ही नहीं सकता, है ना? तो साधारण नमक जो है एक संकेतक के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है। साधारण नमक का रासायनिक रूप सोडियम क्लोराइड होता है दोस्तों, जिसका सूत्र क्या होता है? NaCl। याद रखिएगा इसका सूत्र, कभी कभी दे देगा आपसे, पूछ लेगा, है ना? अगला सवाल है आपका 26 नंबर। स्थल एवं सागरीय वायु किस कारण से होती है? ठीक है, स्थल एवं सागरीय जो वायु है ना? सागरीय जो वायु किस कारण से होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? संवहन के कारण होती है। ठीक है, किस कारण होती है? संवहन के कारण होती है ना? स्थल एवं सागरीय वायु। ठीक है, देखिए क्या होता है ना कि स्थल एवं सागरीय वायु, है ना? समुद्र से स्थल की ओर और स्थल से समुद्र की ओर जो हवाएं चलती है, इसी को स्थलीय या सागरीय समीर दोस्तों या फिर वायु कहा जाता है आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। कह रहा है कि जठर द्वारा स्रावित रस की भूमिका क्या होती है ना? जठर द्वारा स्रावित रस की भूमिका क्या होती है? तो 27 का आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा इसका आंसर, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। देखिए दोस्तों 27 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी भोजन के कीटाणुओं को मारना, है ना? भोजन के कीटाणुओं को मारना जठर द्वारा स्रावित रस की भूमिका होती है। आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर की मलेरिया और कालाजार से होता है। देखिए मलेरिया और कालाजार दोस्तों किससे होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना? कई बार पूछा जाता है कि मलेरिया और कालाजार जो है दोस्तों ये किस चीज से होता है, ये बीमारी आखिर, है ना? तो
प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है ना। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा परजीवगण भी इसको कहा जाता है, प्रोटोजोआ को, है ना। इसको प्रोटोजोआ को, इसको परजीवगण भी कहते हैं, प्रोटोजोआ, है ना जी। तो कभी परजीवगण दिया रहे तो इसका मतलब प्रोटोजोआ मानिएगा, है ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ठीक है। प्रोटोजोआ से देखिए बहुत सारा बीमारी होता है, जैसे कि एक तो आपको जैसे मलेरिया हो गया, कालाजार हो गया, है ना, या फिर अमीबी पेचिस हो गया, मलेरिया हो गया, पायरिया हो गया, निद्रा रोग हो गया, पेचिस हो गया, ये सारे होते हैं दोस्तों आपके प्रोटोजोआ से ही होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा 29 नंबर कह रहा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत के किस राज्य में स्थित है ना। तो बांदीपुर आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि बांदीपुर जो है ये आपको भारत के कर्नाटक राज्य में है ना। सबको सही होगा, है ना, बिल्कुल सही है दोस्तों, कर्नाटक राज्य में बांदीपुर, ठीक है। बांदीपुर को जो स्थापना होती है वो 1974 में इसकी स्थापना होती है, बांदीपुर कर्नाटक का आपका। देखिए इसके अलावा बहुत सारा और भी राष्ट्रीय उद्यान है जो मैं आपको कुछ कुछ बता देता हूँ जो आपको पूछा जाता है आपका, जैसे कि कुद्रेमुख, है ना। बांदीपुर तो कर्नाटक में मार लिए, है ना। कर्नाटक में देखिए एक और है आपका कुद्रेमुख, क्या नाम है? कुद्रेमुख नाम है दोस्तों। कर्नाटक में एक और है, ध्यान रखिएगा, कुद्रेमुख आपका कर्नाटक में है। अगर आपसे पूछे वाल्मीकि, है ना, वाल्मीकि दोस्तों कहाँ है राष्ट्रीय उद्यान? तो वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है ये अपना बिहार में है, ठीक है जी, ये अपना बिहार में है। अगर पूछे कि रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ है, तो रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, अब झांसी उत्तर प्रदेश मत मार दीजिएगा, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। गल्फ और मन्नार, है ना, मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार जो नेशनल पार्क है दोस्तों ये है तमिलनाडु में, है ना। कई बार पूछा गया गल्फ और मन्नार आपका, ठीक है। गुरु घासीदास, है ना, एवं इंद्रावती नेशनल पार्क जो है वो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। गुरु घासीदास और आपका इंद्रावती ये छत्तीसगढ़ में है। सिमलीपाल कई बार पूछा गया है, भाई साहब बताइएगा, सिमलीपाल, है ना, सिमलीपाल कहाँ है? तो उड़ीसा में है। और भीतर कनिका कहाँ है? तो वो भी उड़ीसा में है, दोनों उड़ीसा में है, सिमलीपाल और भीतर कनिका। इसके अलावे भी और भी बहुत ज़्यादा है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। मैं बीच बीच में रिविजन करते रहूँगा ताकि आप लोग को सारे सवाल दोस्तों याद होते जाएंगे। बस आपको जो टेस्ट डेली चलता है वो आपको कंप्लीट करते चलना है। अगर वीडियो नहीं देख पाते हैं पीछे वाला तो पीडीएफ जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपको हमारे इस नंबर पर मिल जाएगा, मात्र 251 दोस्तों अभी फिलहाल चार्ज है। 1 to 5 और आपका 9 10th, है ना, 9 10th सभी के लिए आपका मात्र 251 ही चार्ज है। प्रश्न है कि रोगी के उस समूह का चयन कीजिए जो हवा के माध्यम से संचालित होता है, बताइए, है ना। हवा के माध्यम से दोस्तों कौन सी बीमारी संचालित होता है, ये सवाल है आपका, है ना। हवा के माध्यम से देखिए ट्यूबरकुलोसिस जो है आपका, निमोनिया जो है और इन्फ्लुएंजा जो है आपका, ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा जो है ये वायु से फैलने वाला बीमारी है दोस्तों, ठीक है। ये हवा से फैलने वाला बीमारी है, याद रखिएगा। और एड्स किससे फैलता है? तो एड्स फैलता है वायरस से फैलता है, ठीक है। टाइफाइड किससे फैलता है? तो ये जीवाणु से फैलता है दोस्तों, टाइफाइड आपका, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर कि प्लास्टिक जो गर्म करने पर सरलता से निरूपित हो जाता है क्या कहलाता है, बताइए। प्लास्टिक जो गर्म करने पर सरलता से निरूपित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है दोस्तों आपका थर्मोप्लास्टिक। जी हाँ, उसको क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब आपका, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक। नेक्स्ट सवाल चलते हैं दोस्तों आपका 31 हो गया। 32 नंबर देखिएगा कि निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है दोस्तों। तो ये तो काफ़ी आसान है कि राष्ट्रीय जलीय जंतु जो हमारा है, राष्ट्रीय जलीय जीव जो है ये डॉल्फिन है दोस्तों, है ना। कौन सा है जी? रिवर डॉल्फिन, है ना। रिवर डॉल्फिन यानी कि जो नदी जो डॉल्फिन, नदी में जो डॉल्फिन रहती है उसको दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। और इसको कब माना गया था राष्ट्रीय जलीय जीव दोस्तों? तो 2007 में, ठीक है, याद रखिएगा 2007 ईस्वी में इसको माना गया था। और घोषित किया गया था आपको 5 अक्टूबर 2009 को, है ना। इसको घोषित किया गया था 5 अक्टूबर 2009 को, है ना, लेकिन मान लिया गया था 2007 में ही, ठीक है, 2007 में ही मान लिया गया था और 2009 में इसको जलीय जीव घोषित कर दिया गया था आपका, याद रखिएगा, है ना। और ये गंगा नदी में आपको देखने को मिलेगा, साफ पानी में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपको 33 नंबर कि डॉल्फिन, शिशुमार,
व्हेल मछलियों को क्या कहा जाता है, बताइए। डॉल्फिन, शिशुमार और व्हेल मछलियों को दोस्तों क्या कहते हैं इसको, तो इसको कहते हैं सेटासीन। क्या कहते हैं इसको, सेटासीन इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। व्हेल जो है विश्व का सबसे विशालतम स्तनधारी प्राणी है ना, याद रखना है दोस्तों। अगला है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है मछली से कि मछलियों का हृदय कितने कोष्ठ होते हैं, तो 2 कोष्ठ होते हैं मछलियों के हृदय के आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34 नंबर। 34 कह रहा है कि अधखिले पुष्पों का संरक्षण किस भाग द्वारा किया जाता है, तो अधखिला जो पुष्प होता है इसका जो संरक्षण करते हैं वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है पंखुड़ी, पुष्पकोश की पत्ती, पुंकेसर या परागकोश। क्या होगा इसका जो आंसर हो जाएगा भाई साहब, आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि पुष्पकोश की पत्ती के द्वारा इसको दोस्तों संरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका 35 नंबर। 35 नंबर का प्रश्न है कि उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती है। वैसा पक्षी देखे हैं कि जिसका आंख किधर रहेगा, तो मानव की तरह एकदम सामने, है ना, एकदम बड़ा बड़ा दोस्तों, तो देख करके आपको डर लग जाएगा रात में। वो है आपका उल्लू, है ना। उल्लू का आंख देखेगा ना कि लगेगा कि उसका आंख कब बाहर आ जाएगा एकदम। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा आंख है, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, है ना। उल्लू की जो आंखें होती है मानव की तरह सामने की तरफ होती है, डरावना होता है एकदम जबरदस्त। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 36 नंबर, कह रहा है कि घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। घाना, तो घाना नेशनल पार्क कहाँ है भाई साहब, घाना नेशनल पार्क कहाँ है, जल्दी से बताइए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या गुजरात। आंसर हो जाएगा घाना जो है ये राजस्थान में है आपका। ठीक है, घाना नेशनल पार्क कहाँ है, राजस्थान के भरतपुर में है, राजस्थान के भरतपुर में है, याद रखिएगा। और कुछ राष्ट्रीय उद्यान देखिए, जैसे आपको पूछा जाता है दच्ची ग्राम, है ना। दच्ची ग्राम कई बार पूछा गया है कि दच्ची ग्राम कहाँ है, तो याद रखिएगा दच्ची ग्राम कहाँ है जी, J&K में है। ठीक है, J&K में है, जम्मू एंड कश्मीर में है ना, याद रखिएगा। गुरु घासीदास अभी मैंने बताया था, बताइए गुरु घासीदास कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, भीतरकनिका अभी बताए थे दोस्तों, भीतरकनिका कहाँ है, तो भीतरकनिका है आपका उड़ीसा में। और सिमलीपाल भी कहाँ है, तो उड़ीसा में ही है। बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में, है ना। ये सारे आपको याद रखना चाहिए, जरूर पूछेगा एक आध सवाल इससे आपका। अगला प्रश्न है 37 नंबर के, नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में किसने झांका। अरे बाप रे बाप, मच्छर के पेट में सबसे पहले किसने झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर जो है, मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, और आगे चलकर उसे व्यक्ति को खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों वो व्यक्ति कौन है, देखिए क्वेश्चन पूछने का स्टाइल देखिए, है ना। मच्छर के पेट में जाके झांका और पता लगाया कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है, और ये सबसे पहले किसने किया था, तो 37 का हो जाएगा आपका रोनाल्ड रॉस। किसने किया था, रोनाल्ड रॉस दोस्तों। और इसको दोस्तों नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है ना, ब्रिटिश नोबेल, रोनाल्ड रॉस जो है एक ब्रिटिश थे और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है दोस्तों 1957 में, है ना, याद रखना। सॉरी 1857, 13 मई 1857 से 16 सितंबर 1932 तक ये आपका इनका जीवन काल था, है ना, याद रखना है। रोनाल्ड रॉस दोस्तों। अगला प्रश्न है 38 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेजपत्ता, छोटी इलायची और बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं। अब देखिए काली मिर्च और बड़ी इलायची, छोटी इलायची कहाँ उगता है, तो ये जाइएगा कहाँ, तो केरल, है ना। केरल में दोस्तों आपका होता है क्या, ये रहा आपका राज्य केरल। ठीक है, ये राज्य कौन सा राज्य है, केरल राज्य है, ये है केरल राज्य है। और केरल में दोस्तों मसाला के लिए जाना जाता है आपको केरल, तो तेजपत्ता आपको मिल जाएगा, इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, है ना। जाइएगा तो भर भर के लेते आइएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर केरल हो जाएगा दोस्तों आपका। ठीक है, अगला सवाल है आपका 39 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला, हरी पत्तियों वाली सब्जियों खाने की सलाह देता है। ठीक है ना। तो कौन से रोग के जो व्यक्ति होते हैं उनको ये सभी चीज खाने को सलाह देते हैं डॉक्टर साहब, तो 39 का हो जाएगा एनीमिया, है ना। एनीमिया में अगर एनीमिया रोग है दोस्तों, तो आपको डॉक्टर साहब कहेंगे कि आप गुड़ खाइए, चना खाइए, आंवला खाइए, हरी पत्ती सब्जी खाइए, है ना जी। आंसर हो जाएगा, यानी कि खून की आपको कमी है, तो खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी।
ठीक है, आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 40 नंबर। कह रहा है कि इनमें से कौन आहार संतुलन न होने के कारण होने वाला रोग है। अब देखिए बहुत सारे लोग होते हैं कि आहार संतुलित नहीं लेते हैं, है ना। संतुलित आहार नहीं लेने के वजह से दोस्तों कुछ कुछ शरीर में रोग भी उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि हमारे शरीर को सब चीज़ चाहिए ना, प्रोटीन भी चाहिए, वसा भी चाहिए, है ना, आपका विटामिन भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, सारे चीज़ चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर जो बताइएगा। 40 का आंसर क्या होगा, कौन सा आहार संतुलन ना होने के कारण होने वाला जो रोग है वो हो जाएगा आपका हीनता जनित रोग दोस्तों, है ना। हीनता जनित जो रोग है ना, आहार संतुलन न होने के कारण होने वाला रोग है ना। मन में हीनता की भावना आपके अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। देखिए पायरिया रोग तो जो होता है मसूड़े कमजोर होते हैं तब होता है आपका पायरिया रोग, ठीक है। और दांत में तेज दर्द भी होता होगा वो आपको पायरिया होता है, तो ठीक है ना। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर। प्रश्न है कि मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। मंगोलिया, है ना। मंगोलिया जो देश है दोस्तों ये एशिया महाद्वीप में है। कहाँ है जी, मंगोलिया जो है आपका एशिया में है। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। मंगोलिया की राजधानी अगर पूछे, मंगोलिया की राजधानी कहाँ होगा बताइएगा, उलान बटोर। कहाँ है, लिख लीजिए उलान बटोर, है ना। उलान बटोर जो है ये मंगोलिया की राजधानी है। और इसकी मुद्रा क्या है, मुद्रा भी लिख लीजिए, ठीक है। इसकी जो मुद्रा है वो है तुगरिक। क्या है, तुगरिक, ठीक है। इसकी मुद्रा क्या है, तुगरिक है। और गोबी अगर पूछ लिया जाए कि गोबी का मरुस्थल कहाँ है दोस्तों, तो गोबी जो मरुस्थल है ये मंगोलिया और चीन में स्थित है आपका, ठीक है। पूछा जाता है गोबी का मरुस्थल कहाँ है जी, तो मंगोलिया में ही और कुछ भाग चीन में ही है दोस्तों गोबी का मरुस्थल, ठीक है। और गोबी का जो मरुस्थल है ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। अगर कहे कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो वो है गोबी का मरुस्थल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 42 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जाता है। तो लोकतंत्र के विस्तार में कह रहा है कि सहायक नहीं माना जाएगा, तो क्या होगा, लोकतंत्र में सहायक नहीं होगा। अब देखिए जनता का संघर्ष तो इसमें सहायक होगा ही, उपनिवेश की स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता के लिए जनता की इच्छा है, ये भी सहायक होगा। लेकिन विदेशी आक्रमण जब होगा तो उसको पटक पटक के मारेंगे ना जी, ये कभी सहायक होगा नहीं होगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा आपका, विदेशी शासन का आक्रमण ये लोकतंत्र के लिए सहायक नहीं है। आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 43 नंबर। 43 कह रहा है कि अधिकार सामाजिक जीवन के वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। यह कथन किसका है, एकदम लल्लन टॉप है दोस्तों, ये किसका कथन है ये बताइएगा। जो अधिकार है ये सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। ये जो कथन है भाई साहब ये लॉस्की का है। किसका है, ये लॉस्की का कथन है, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा आपका लॉस्की महोदय, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका 44 नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो कर दीजिएगा, है ना, एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, सामाजिक विज्ञान क्लास 9-10 की तैयारी कर रहे होंगे तो पूरा दोस्तों आपको 6 से लेकर के 10 क्लास तक फिलहाल अभी करवाया गया है ना। 6 से लेकर के 10 क्लास तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना। जो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करने के बाद आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे, है ना। सारे मटेरियल आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ट है आपका, है ना। और 1 to 5 के लिए भी आपको पूरा उपलब्ध हो जाएगा आपका। चलिए प्रश्न है कि निम्न कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। अब देखिए स्थानीय स्वशासन से कौन सा संबंधित नहीं है। ऑप्शन है जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंध, जनोपयोगी सेवाएं, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। तो 44 का हो जाएगा। देखिए जन स्वास्थ्य आपका आ जाएगा स्थानीय स्वशासन में, स्वच्छता का प्रबंध भी ये स्थानीय में आ जाएगा, जनोपयोगी सेवाएं भी दोस्तों स्थानीय में आ जाएगा, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण जो है ये स्थानीय में नहीं आएगा। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, हमसे नहीं वाला ही पूछ रहा था आपसे, ठीक है। लोक व्यवस्था जो हो जाएगा ना ये राज्य सरकार में चला जाएगा आपका, ये स्थानीय के अंतर्गत आपका नहीं आता है आपका। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर। प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है ना। कह रहा है कि पंचायत से संबंधित कौन सा यहाँ पर नहीं है। देखिए भारत में होता है 74वां संविधान संशोधन, ठीक है।
कह रहा है पंचायत से संबंधित नहीं है दोस्तों। आंसर क्या होगा? तो भारत में होता है 74वां संविधान संशोधन, आपको पता होगा, और इसी के तहत दोस्तों नगर पालिका को आपको जोड़ा गया था, है ना, नगर पालिका से संबंधित थी। और 73वां जो संविधान संशोधन था ये था आपका नगर पंचायत से ग्रामीण क्षेत्र से, यानी पंचायत से संबंधित आपका 73वां, है ना। और ये दोनों जोड़ा गया था आपका 1992 में संशोधन होता है और 1993 में इसको जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित था और 12वीं अनुसूची जो था वो नगर निगम से संबंधित था आपका, ठीक है। याद रखिएगा, भाग 9 का 1 और भाग 9 का 20 इसमें जोड़ा गया था आपका, ठीक है। इसका कह रहा है कि कौन सा संबंधित नहीं है दोस्तों, नहीं पूछ रहा था। तो पंचायत से कौन सा नहीं होगा? तो 74वां होगा, क्योंकि 74वां पंचायत से नहीं है। 74वां किससे है? तो नगर पालिका से है 74वां, है ना, नगर पालिका से संबंधित है। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा जी? आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर। कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है? बताइए, स्वशासी संस्था की जो स्थापना की गई है 243 के ख के अधीन कौन सा, है ना, पंचायत का या फिर नगर पालिका का, विधानसभा का या विधान परिषद का दोस्तों, है ना। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 46 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर ए, यानी कि पंचायत की स्थापना की गई है दोस्तों, है ना, पंचायत की स्थापना की गई है अनुच्छेद 243 के ख के अनुसार। आंसर नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर। कह रहा है कि किसने राजनीति की तुलना स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध से किया है दोस्तों? बताइए, है ना, ये कथन किसका है ना, ये तुलना किसने किया है राजनीति को कि स्त्री और पुरुष का ये शारीरिक संबंध से किया है? ऑप्शन है बर्नार्ड क्रिक, JDB मिलर, डेविड स्टन या हैरोल्ड डी लॉसवेल। क्या होगा 47 का? 47 का हो जाएगा दोस्तों बर्नार्ड क्रिक महोदय, ठीक है। बर्नार्ड क्रिक जो है ना, ये दोस्तों किए हैं आपका तुलना। अगला सवाल है आपका 48 नंबर। कह रहा है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था दोस्तों? किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? बताइए, है ना, किसको चेरी नाम दिया था? अवध को, ग्वालियर को, मैसूर को या झांसी को? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या होगा? चेरी नाम किसको दिया था? वो दिया था दोस्तों अवध को, है ना, किसको दिया था? अवध को दिया था। 48 का आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अवध का जो विलय किया गया था डलहौजी के द्वारा, ये 1856 में दोस्तों कर लिया गया था, है ना, 1856 में विलय कर दिया गया था कुशासन के आरोप में लगा करके। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा जो है नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रात में भी ये सवाल मैंने आपको बताया था नेपाल से संबंधित। तो नेपाल से जो सीमा नहीं बनाता है, पश्चिम बंगाल तो टच करता है, उत्तराखंड भी टच करता है दोस्तों, झारखंड तो नीचे है, बिहार भी टच करता है ना। झारखंड सीमा नहीं बनाएगा आपसे, है ना, झारखंड नेपाल से सीमा नहीं बनाता है। नेपाल से कौन कौन बनाता है? तो एक तो उत्तराखंड हो जाएगा, एक आपका यूपी हो जाएगा, एक आपका बिहार हो जाएगा, है ना। बिहार के बाद दोस्तों आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा और वेस्ट बंगाल के बाद हो जाएगा आपका सिक्किम हो जाएगा, ठीक है ना, सिक्किम हो जाएगा। तो 5 राज्य दोस्तों आपका नेपाल से सीमा बनाता है, याद रखिएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, झारखंड इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, पटना उच्च न्यायालय, अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद कितने में है? तो अनुच्छेद 214 में है ना। पटना उच्च न्यायालय, भारत में भी उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो टोटल 25 उच्च न्यायालय है दोस्तों भारत में अभी, ठीक है। और पटना की जो स्थापना होती है 1916 में हुई थी, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में है, याद रखिएगा 1916 ईस्वी में। अभी 25 उच्च न्यायालय है दोस्तों आपके भारत में, याद रखिएगा, आपको पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो क्या बताइएगा? प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे, है ना, पटना उच्च न्यायालय के, वो थे दोस्तों सर एडवर्ड एम चैम्प्स चामियार, है ना, सर एडवर्ड एम चैम्प्स चामियार थे, है ना। नाम काफी टेढ़ा है क्योंकि 1916 में दोस्तों ये अंग्रेज ही थे, है ना, कोई तो इंडियन थे नहीं, है ना। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय किसका है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे बड़ा जो उच्च न्यायालय है भारत का 25 में सबसे बड़ा जो है वो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ठीक है ना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है ना। यहाँ पर सबसे ज्यादा दोस्तों न्यायाधीश हैं। और चलिए
तो इसमें और तो कुछ वैसा नहीं रहा, ठीक है। और ये अनुच्छेद भी याद रखिएगा 214 आपका। तो ये आपका हो गया लास्ट आपका क्वेश्चन, इसका आपको आंसर दे दिया गया है। इसको एक बार टेस्ट दीजिएगा, है ना, फिर बताइएगा कि कितना आपने इसमें सही किया है, ठीक है। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। और अगर आप हम पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। 251 मात्र अभी फिलहाल इसमें चार्ज है ना, 50% ये ऑफ कर दिया गया, मात्र 251 आपको ऑनलाइन फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से, है ना, किसी भी माध्यम से आप ऑनलाइन पे करके इसी नंबर पे और इसी नंबर व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, ताकि आपको फिर मैं जोड़ दूं और ग्रुप पे भी ऐड कर दूं। ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, है ना, और तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पर डेली वाइज भी आपको पीडीएफ मिलते रहेगा, ठीक है। और आपका ये जो क्लास होगी वो भी आपको मिल जाएगा। पीछे जो आपकी छूट गई है दोस्तों वो आपको पर्सनली मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप पर आपका, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं और फिर रात में मिलते हैं दोस्तों हम लोग। रात में आज जो क्लास होगी आपकी पॉलिटी वाला जो क्लास होगा, चैप्टर नंबर 6 आज होने वाला है ना। तो रात में भी आप लोग की क्लास होगी आपकी रात में 9 बजे से। चलिए तो खुश रहिए दोस्तों, अच्छे से तैयारी करते रहिए, है ना। तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तैयारी दूसरा काम नहीं होवे कोई दिक्कत नहीं, है ना, घर का काम नहीं होवे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिलहाल तैयारी आपको करना जरूरी है, ठीक है। कैसू पढ़े दोस्तों, लेकिन पढ़ना आपको जरूरी है ना। कैसे भी पढ़ें, हंस के पढ़ें, रो के पढ़ें, है ना। अगर 200-400 रुपया 500 रुपया इधर उधर बर्बाद भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ तो बन जाएगी ना इससे, है ना। बहुत सारे लोग 200-400 की वजह से मतलब कि कुछ लोग तैयारी नहीं कर पाते अच्छे तरीके से, है ना। तो ये आपके कमी है, ठीक है। आप 200-400 के जगह पर 2-4 हज़ार आप बर्बाद कर देते होंगे, है ना, अपने दोस्तों के बीच में इधर उधर उड़ा देते होंगे। लेकिन जब यहाँ लाइफ की सवाल है तो आप पीछे हट रहे हैं। कोई बात नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी है ना। आपकी इच्छा है, जैसे आपको पढ़ना है पढ़िए, है ना, लेकिन आप ज़रूर पढ़िए। जहाँ से पढ़ना है वहाँ पढ़िए, जिसका अच्छा लगता है उसका पढ़िए। मेरा अच्छा लगता है मेरा पढ़िए, किसी और का अच्छा लगता है उसका पढ़िए, ठीक है। लेकिन पढ़ाई करिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए, ये बहुत अच्छा मौका है ना। क्योंकि दोस्तों ये बार बार इलेक्शन नहीं आता है, और इलेक्शन आएगा तभी दोस्तों ये वैकेंसी सरकार निकालेगी। याद रखिएगा, ये 5 साल बाद फिर मौका मिलेगा आपको, है ना। और 5 साल के बाद आपका उम्र कहाँ जाएगा, आप कहाँ जाइएगा, समय बदल जाता है। 5 साल बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए आपको जी जान लगा देना है ना। एक तो अदर स्टेट वाला कर दिया है, तो अदर स्टेट वाले बहुत सारा फॉर्म भरा गया है, लगभग 8 लाख के आसपास दोस्तों टोटल फॉर्म भरा गया है ना। 8 लाख के आसपास भरा गया है और आज तो लास्ट डेट है, देखिए आज कितना पहुंच पाता है ना। और अभी तक तो डेट नहीं बढ़ा है ना, अभी तक तो डेट नहीं बढ़ा है और डेट नहीं बढ़ेगा लग रहा है अब, है ना। नहीं बढ़े वो भी ठीक रहे, अगर क्योंकि बढ़ जाएगा तो 2-4 लाख और फार्म भरा जाएगा दोस्तों। इसीलिए देखिए अब क्या होता है ना। तो बस हम तो यही कहेंगे और भगवान से ही प्रार्थना है कि जो लोग भी देख रहे हैं, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, हमारे जितने भी दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, बहन हैं, सभी लोगों का रिजल्ट हो जाए, है ना। बस आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, मन लगा के पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।